नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है एक बहुत पुरानी किताब गेटिंग ऑन इन द वर्ल्ड। इसे 1874 में लिखा था शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम मैथ्यूज ने। सोचिए जरा, करीब करीब 150 साल पुरानी सलाह। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या इस गुजरे जमाने की किताब में आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी कोई काम के नुस्खे हैं या ये बस इतिहास का एक पन्ना है। बिल्कुल। देखिए, ये किताब उस दौर की सोच का एक आईना तो है ही, जब दुनिया आज से बहुत अलग थी। लेकिन हमारा काम है इसकी गहराई में उतरना और उन विचारों को खोजना जो शायद वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हों। हाँ। हम मैथ्यूज के सफलता, प्रतिभा, मेहनत, यहाँ तक कि किस्मत और व्यवहार, इन सब पर जो विचार थे उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या उनमें आज भी कोई दम है या नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलकर पलटते हैं इस पुरानी किताब के पन्ने और ढूंढते हैं सफलता के वो मोती जो शायद आज भी चमक रहे हों। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। मैथ्यूज के लिए सफलता का मतलब क्या था असल में, और क्या इसमें खुशी शामिल थी उनके हिसाब से? ये एक दिलचस्प सवाल है। मैथ्यूज सफलता और खुशी के रिश्ते को थोड़ा अलग ढंग से देखते थे। उनका मानना था कि असली मजा मंजिल पाने में उतना नहीं है जितना उस तक पहुंचने की कोशिश में, उस सफर में है। अच्छा, सफर में? हाँ, उन्होंने शिकारी का उदाहरण दिया था कि शिकारी को शिकार करने की प्रक्रिया में ज्यादा मजा आता है बजाय इसके कि शिकार हाथ लग गया। तो उनके लिए खुशी असल में वो कोशिश थी, वो प्रयास था, सिर्फ परिणाम नहीं। ये तो काफी गहरी बात है, खासकर आज के समय में जहां सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सफलता मिलती कैसे है? क्या ये सिर्फ पैदाइशी टैलेंट का खेल है? मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिभा मतलब टैलेंट असल में सिर्फ धैर्य है, पेशेंस। हाँ, और मैथ्यूज इस आम धारणा को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। जैसे बफन और न्यूटन जैसे लोगों ने कहा था कि प्रतिभा धैर्य है। मैथ्यूज इससे सहमत नहीं थे। अच्छा। उनका साफ मानना था कि प्रतिभा और क्षमता मतलब कैपेबिलिटी काफी हद तक जन्मजात होती हैं। वो कहते थे कछुआ चाहे जितनी कोशिश कर ले खरगोश नहीं बन सकता, या कौवा सूरज को घूरकर बाज नहीं बन सकता। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है ये। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने को कह रहे थे। हाँ। कि भाई अगर टैलेंट नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तर्क था कि ठीक है, आप में शायद असाधारण प्रतिभा न हो, पर फिर भी कड़ी मेहनत और अटूट इरादे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वो स्पार्टा की माँ वाली कहानी सुनाते हैं ना। हाँ, वो तलवार छोटी वाली। वही कि बेटे ने शिकायत की, माँ मेरी तलवार छोटी है, तो माँ ने कहा तो एक कदम आगे बढ़ा लो। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है ना? बिल्कुल सच है। और मैथ्यूज इस बात पर भी जोर देते हैं कि समाज को सिर्फ गिने चुने जीनियस लोगों की ही जरूरत नहीं है। जो औसत क्षमता वाले लोग हैं, अगर वे मेहनती हैं, समर्पित हैं, तो वो भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। अच्छा। उनके लिए उपयोगिता मतलब यूटिलिटी असली पैमाना थी, सिर्फ दिमागी तेजी नहीं। तो औसत दर्जे के लोगों के लिए भी दुनिया उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी कभी कभी लगती है। अच्छा, तो प्रतिभा और मेहनत की बात तो समझ आई, लेकिन किस्मत, हाँ। लक, उसका क्या? बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे यार किस्मत ही खराब है, अपनी नाकामी का ठिकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं। हाँ, और मैथ्यूज मानते हैं कि किस्मत की भूमिका होती है, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने वो वकील थॉमस एस्किन का बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया है। हाँ, क्या था वो? एस्किन को अपना पहला बड़ा केस एक अजीब संयोग से मिला था। पैर में मोच आ गई तो कहीं जा नहीं पाए, घर पर थे। वहीं उनकी मुलाकात कैप्टन बैली से हो गई, जो उनकी पहले क्लाइंट बने। फिर कोर्ट में भी उनसे पहले एक वरिष्ठ वकील को बोलना था, लेकिन वो मामला इतना खींचा और एक वकील को बार बार स्वास्थ्य कारणों से बाहर जाना पड़ा। ओहो। कि सुनवाई अगले दिन पटल गई। इससे एस्किन को तैयारी का पूरा वक्त मिल गया। कमाल है, मतलब किस्मत ने दरवाजा खोला उनके लिए। हाँ, दरवाजा खोला। लेकिन मैथ्यूज फौरन ये भी जोड़ते हैं कि 90% मामलों में बुरे भाग्य का रोना वही लोग रोते हैं जो असल में आलसी होते हैं या लापरवाह होते हैं। अच्छा। असली काबिलियत है परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ना। वो कहते हैं परिस्थितियां तो औलारों की तरह हैं, हमें उनसे काम लेना सीखना होगा। जैसे वेंडेल फिलिप्स ने कहा था, समझदार खिलाड़ी उन्हीं पत्तों से खेलता है जो उसे मिले हैं। परिस्थितियों पर हावी होने का तरीका खुद एक बड़ी परिस्थिति बन जाना। और इसी से जुड़ी है उनकी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर जोर देने वाली बात।
वो कहते हैं कि दूसरों की मदद पर टिके रहना, खासकर जब आपका चरित्र बन रहा हो, वो एक अभिशाप जैसा है। बिल्कुल। जो बैसाखी के सहारे चलना शुरू करता है वो अक्सर जिंदगी भर बैसाखी पर ही रह जाता है। उनका मानना था कि मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल सही। उनका तर्क है कि असली मदद अंदर से आनी चाहिए, सेल्फ हेल्प। बाहरी मदद अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति मुश्किलों से जूझता है, चाहे वो गरीबी हो या कड़ी मेहनत, वो उस इंसान से ज्यादा मजबूत और सक्षम बनता है जिसे कभी संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ। आत्मनिर्भरता चरित्र की नींव है और शायद आज की इस गिग इकोनॉमी या स्टार्टअप कल्चर में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती हो। तो खुद पर भरोसा, मेहनत और परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना। ठीक है, लेकिन मैथ्यूज के हिसाब से ये सारी ऊर्जा सही दिशा में भी लगनी चाहिए, मतलब सही करियर चुनना, है ना? एकदम सही। मैथ्यूज इसे असफलता का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं, गलत पेशे में चले जाना। जैसे कोई पैदाइशी मैकेनिक है, उसे आप डॉक्टर बनाने की कोशिश करें, या कोई जन्मजात व्यापारी है, उसे वकील। इससे न सिर्फ प्रतिभा बर्बाद होती है, बल्कि नाकामी लगभग तय हो जाती है। उन्होंने वो फिट्जविलियम अर्ल का उदाहरण दिया था ना, बड़ा मजेदार था, कि समाज एक मेज जैसा है जिसमें अलग अलग खांचे हैं, गोल, तिकोने, चौकोर। हाँ। और लोग लकड़ी के टुकड़ों की तरह हैं। और अक्सर तिकोना आदमी चौकोर छेद में फंसा मिलता है और चौकोर वाला गोल में। सही फिट खोजना बहुत जरूरी है। और ये रुझान, ये झुकाव अक्सर बचपन में ही दिखने लगता है। जैसे उन्होंने हैंडल का उदाहरण दिया, जो छिपकर रात में क्लेविकॉर्ड बजाता था, या रॉबर्ट बर्न्स का, जिन्होंने बचपन में सुनी कहानियों से प्रेरणा लेकर बाद में टैम ओ'शैंटर जैसी कविता लिखी। या वो जॉर्ज लॉ वाला किस्सा, किसान का बेटा था, एक पुरानी किताब में पढ़ा कि कैसे किसान का बेटा अमीर बना और फिर वो खुद स्टीमबोट किंग और करोड़पति बन गया। हाँ। तो मतलब अंदर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ सही रास्ता चुनना ही काफी नहीं है। मैथ्यूज एक और चीज पर बहुत बहुत ज्यादा जोर देते हैं, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल। अपनी सारी ताकत एक जगह लगाना। आज के समय में तो ये बात कानों में गूंजनी चाहिए, जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल। वो इसे सफलता का पहला नियम मानते थे। उनका कहना था कि 10 चीजों को आधा अधूरा जानने से कहीं बेहतर है एक चीज को पूरी गहराई से जानना। वो नैरो एज्ड मेन की बात करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर रखते हैं, वही दुनिया के सबसे मुश्किल काम कर पाते हैं। चार्ल्स डिकिंस का उदाहरण उन्होंने दिया था। डिकिंस ने कहा था, मैंने जीवन में जो भी करने की कोशिश की है उसे पूरे दिल से अच्छी तरह करने की कोशिश की है। जिस चीज के लिए मैंने खुद को समर्पित किया है, मैंने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया है। क्या फोकस था। हाँ, ये एकाग्रता की शक्ति का प्रमाण है। एक साफ लक्ष्य और उस पर पूरी ऊर्जा लगाना, बिना इधर उधर भटके, मैथ्यूज के लिए यह सफलता की कुंजी थी। शायद आज के इस मल्टीटास्किंग के दौर में हमें इस सलाह पर दोबारा सोचने की जरूरत है। एक और दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो थी मैथ्यूज का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल टैलेंट को किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व देना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, खासकर एक प्रोफेसर की तरफ से। हाँ, ये वाकई गौर करने लायक बात है। वो कहते हैं कि सिर्फ सिद्धांत जानने वाला अक्सर असल जिंदगी में पीछे रह जाता है। उन्होंने रॉबर्ट वॉलपोल को उदाहरण दिया, जो कहते थे कि साहित्य से नफरत करते हैं पर 30 साल सत्ता में रहे। हाँ, खेलना पड़ा। तो उनके हिसाब से असली चीज क्या थी, प्रैक्टिकल टैलेंट या कुछ और? कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि, दुनिया को समझने और उसके हिसाब से ढलने की क्षमता। मैथ्यूज के अनुसार किताबी ज्ञान इसका विकल्प नहीं हो सकता। दिमाग का अच्छी तरह प्रशिक्षित होना ज्ञान के भंडार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो यहां तक कहते हैं कि एक व्यावहारिक मूर्ख अक्सर एक सिद्धांतवादी जीनियस से आगे निकल जाता है। ये तो आज भी कितना सच लगता है। और इसी व्यावहारिकता से जुड़ी है उनकी बारीकियों, मतलब डिटेल्स पर ध्यान देने वाली बात, कि सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। मैथ्यूज कहते हैं कि कई प्रतिभाशाली लोग इसीलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बड़े सपने देखते हैं पर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो छोटे छोटे थकाऊ कदम उठाने पड़ते हैं उन्हें तुच्छ समझते हैं। उन्होंने नेपोलियन का उदाहरण दिया था ना, कि कैसे उनकी बड़ी योजनाएं इसलिए सफल होती थीं क्योंकि उनके दिमाग में उन्हें लागू करने की हर छोटी डिटेल मौजूद होती थी। हाँ बिल्कुल। वो खुद सैनिकों के मार्च, उनकी रसद और दूसरी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते थे। कहते हैं ऑस्ट्रेलिट्स की जीत में इस बारीकी का बहुत बड़ा हाथ था। और वेलिंगटन का भी ऐसा ही कुछ था।
जी हाँ, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने स्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को कैसे हराया तो जवाब था, मैंने हमेशा ये जानने की कोशिश की कि नदी के दूसरी ओर क्या है। वो रसद, सप्लाई, यहाँ तक कि सैनिकों के जूतों तक पर ध्यान देते थे। ये दिखाता है कि महान सफलता अक्सर बड़ी सोच और छोटी-छोटी बातों पर पैनी नजर का मेल होती है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद आज के दौर में सबसे अजीब लगे। मैथ्यूज का मैनर यानी व्यवहार और शिष्टाचार पर इतना ज्यादा जोर देना। वो कहते हैं कि अच्छा व्यवहार अपने आप में एक दौलत है। क्या वाकई? हाँ, ये उनके समय की सोच को दिखाता है, पर इसके पीछे का लॉजिक दिलचस्प है। उनका मानना था कि पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है और वो काफी हद तक व्यक्ति के व्यवहार से बनता है। वो शिष्टाचार को छोटी-छोटी बातों में परोपकार कहते हैं, मतलब दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ दिखावा नहीं। नहीं, सच्ची चिंता। वो इमर्शन को कोट करते हैं कि अच्छा व्यवहार महलों और दौलत की चाबी है। लेकिन क्या ये सिर्फ ऊपरी चमक दमक नहीं है? उन्होंने जॉन विल्क्स और मिराबियो जैसे लोगों का उदाहरण दिया था, जो दिखने में बिल्कुल आकर्षक नहीं थे, पर अपने व्यवहार से सबको मोह लेते थे। विल्क्स ने तो कहा था कि वो ब्रिटेन के सबसे खूबसूरत आदमी से भी किसी महिला का दिल जीतने में बस आधे घंटे की बढ़त ले सकते हैं। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि व्यवहार कितना शक्तिशाली हो सकता है। शायद आज हम इसे सॉफ्ट स्किल्स कहें या इमोशनल इंटेलिजेंस, पर मूल बात वही है, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता। ये ना सिर्फ सामाजिक जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी दरवाजे खोल सकती है। हालांकि ये भी सच है कि आज शायद हम इसे मैथ्यूज जितनी अहमियत न दें। अच्छा, पैसों के बारे में मैथ्यूज का क्या कहना था? क्या वो इसे सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते थे? उनका नजरिया काफी बैलेंस्ड था। वो पैसे को तुच्छ समझने के ढोंग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि धन के बिना आत्मनिर्भर होना मुश्किल है और गरीबी अक्सर इंसान के चरित्र को कमजोर करती है। लेकिन वो इसे जिंदगी का एकमात्र मकसद बनाने के भी उतने ही खिलाफ थे। तो मतलब पैसा जरूरी है पर सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ? वो मानते थे कि पैसा ताकत है, प्रभाव का साधन है, लेकिन आगाह करते थे कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से दिमाग संकरा हो सकता है और आत्मा सूख सकती है। उन्होंने रॉथस्चाइल्ड का उदाहरण दिया था, जिनके पास बेशुमार दौलत थी पर वो खुद को दुखी बताते थे। और स्टीफन गिराट का, जो करोड़पति होकर भी खुद को गैली स्लेव यानी जहाज पर बंधुआ मजदूर जैसा मानते थे। और उन्होंने व्यापार में नाकामी मतलब बिजनेस फेलियर्स के कारणों पर भी बात की थी। आजकल तो स्टार्टअप्स के फेल होने की इतनी खबरें आती हैं, शायद उनकी बातें आज भी काम आ जाए। हाँ, उन्होंने अपने एक चैप्टर में व्यापारिक विफलताओं के कई कारण गिनाए और वो आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं, जैसे व्यापारिक समझ की कमी होना, गलत धंधा चुन लेना, जरूरत से ज्यादा अटकलबाजी मतलब स्पेकुलेशन करना, हाँ, बेहिसाब खर्चे करना, निजी भी और पारिवारिक भी, बार बार व्यापार बदलना, कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना, हिसाब किताब का भी कहा था शायद। हाँ, खराब हिसाब किताब रखना और कर्मचारियों की बेईमानी या चोरी। ये लिस्ट देखकर लगता है कि व्यापार के जो बुनियादी उसूल हैं वो ज्यादा बदले नहीं हैं। ये तो बिल्कुल आज की कहानी लगती है। अच्छा, एक और चीज, क्या मैथ्यूज प्रिंसिपी वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई बात करते थे? आजकल तो ओवरवर्क और बर्नआउट इतने आम शब्द हो गए हैं। ये दिलचस्प बात है कि मैथ्यूज उस जमाने में भी ओवरवर्क यानी जरूरत से ज्यादा काम करने के खतरों से आगाह कर रहे थे। वो मानते थे कि शरीर और दिमाग को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अच्छा, वो उस समय की अमेरिकी जीवन की तेज रफ्तार की आलोचना करते थे, जहां लोग खुद को जल्दी ही थका डालते थे। उनका तर्क था कि बिना आराम के लगातार काम करना न सिर्फ सेहत बिगाड़ता है बल्कि लंबे समय में आपके काम की गुणवत्ता भी घटाता है। यानी 150 साल पहले भी हसल कल्चर के नुकसान पहचाने जा रहे थे। कमाल है। और आखिर में मैथ्यूज की सच्ची सफलता, ट्रू सक्सेस की परिभाषा क्या थी? ये शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। अपने अंतिम अध्याय में वो तर्क देते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा, पद या शोहरत का नाम नहीं है। असली सफलता अपना किरदार, अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाने में है, चाहे दुनिया उसे सफल माने या ना माने। सच्ची सफलता अंदरूनी चरित्र और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है। उन्होंने मिल्टन को कोट किया था, कुछ याद है आपको? हाँ, बहुत खूब कहा था मिल्टन ने, जो हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में है उसे जानना ही परम ज्ञान है। वाह।
इसका मतलब है कि अपने रोज के जो छोटे छोटे कर्तव्य हैं उन्हें ईमानदारी और खूबी से निभाना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है और यही सच्ची सफलता है। तो कुल मिलाकर विलियम मैथ्यूज की ये पुरानी किताब हमें याद दिलाती है कि इच्छा शक्ति, व्यावहारिक समझ, एकाग्रता, बारीकियों पर ध्यान देना, अच्छा व्यवहार या आज की भाषा में कहें तो सॉफ्ट स्किल्स और एक संतुलित नजरिया, ये चीजें सफलता के लिए तब भी जरूरी थीं और शायद आज भी हैं। बिल्कुल। कुछ बातें, जैसे शायद व्यवहार पर वो अत्यधिक जोर, हमें आज थोड़ी पुरानी लग सकती हैं, लेकिन मेहनत, लगन, आत्मनिर्भरता, सही रास्ता चुनकर उस पर टिके रहना और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक समझ का महत्व, ये बुनियादी सलाहें तो सदाबहार लगती हैं। हाँ, ये देखना वाकई रोचक है कि कैसे कुछ सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये किताब हमें ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि आज हम सफलता को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ बाहरी तमगों मतलब अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं या सच्ची संतुष्टि और चरित्र निर्माण की भी कोई अहमियत है हमारे लिए? निश्चित रूप से यह हमें याद दिलाता है कि सफलता के कई आयाम हैं और सच्ची उपलब्धि अक्सर सतह के नीचे होती है, व्यक्ति के चरित्र और उसके प्रयासों में छिपी होती है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर विलियम मैथ्यूज आज की ये सुपर फास्ट, हमेशा कनेक्टेड, ध्यान भटकाने वाली दुनिया को देखते तो गेटिंग ऑन यानी आगे बढ़ने के लिए उनकी सलाह में क्या बदलाव आता, या क्या उनकी 150 साल पुरानी समझ आज की इन अनोखी चुनौतियों का सामना करने में भी उतनी ही कारगर साबित हो सकती है। सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।